प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सब बातचीत पाठ से प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को तथा आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो आर्ट साइंस कॉमर्स सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक होगा। तो आइए सबसे पहले हम सब देखते हैं 2025 में कौन कौन से प्रश्न इस पाठ से पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसके जो उपन्यासकार हैं कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है व्याख्या करने के लिए वह है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। तो ये व्याख्या करने के लिए पूछा गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन इस पाठ से आया हुआ है वह है 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस पाठ से पूछा गया है। अब आइए देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो प्रश्न है वो है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भट्ट निबंध माला। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है, जो 2022 में पूछा गया था। तो दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, जिसको नल दमयंती भी कहा जाता है। किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये बेन जॉनसन महोदय का कथन है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो ये बातचीत के जरिए ही ये मवाद या धुआं बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, किरातार्जुन, हारे को हरि नाम, उसने कहा था, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं और ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की निबंध की विधा है और ये ललित निबंध है। किसने कहा कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है? तो ये असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये एडिसन की लाइन है। कितने लोगों की बातचीत अंगूठे में नक्शी जड़ जाती है? जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नक्शी जड़ जाती है। कितने लोगों की बातचीत फॉर्मेलिटी कहलाती है? तो 4 लोगों की बातचीत फॉर्मेलिटी कहलाती है। कितने लोगों की बातचीत राम रमोवल कहलाती है? कितने लोगों की बातचीत राम रमोवल कहलाती है? तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत को लेखक ने राम रमोवल कहा है। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने एक निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये किसने रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा है। उनके निबंध की क्वालिटी के कारण इनको स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा है। लेखक के अनुसार स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश व उत्साह पैदा करना है। तो घरेलू बातचीत को लेखक ने क्या कहा है? घरेलू बातचीत को लेखक ने क्या कहा है? मन रमाने का एक ढंग कहा है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो किसके मुख से बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। मतलब एक आवाज 16 वर्षों तक ये किसी की आवाज इसने नहीं सुना था, क्योंकि इसको एक कमरे में बंद करके रखा गया था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है, परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा रहा? तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग काफी उर्वर रहा है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया और ये 33 वर्षों तक इस पत्रिका का संपादन करते रहे। इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? तो गंगा लहरी ये भट्ट जी द्वारा नहीं लिखा गया, देवदास ये भी नहीं लिखा गया, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। भट्ट जी ने
हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया? जैसा कि अभी हमने बताया कि उन्होंने इसका संचालन 33 वर्षों तक किया। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि बातचीत की कला सबसे ज्यादा कहाँ प्रचलित है? यूरोप के लोगों में ये प्रचलित है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? तो जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है और ये एक प्रहसन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता होती है। अर्थात जब भी हम बातचीत करते हैं तो उसमें आत्मीयता देखी जाती है कि जिससे हम बातचीत कर रहे हैं वो कितने आत्मीय ढंग से बिना बनावट के बातचीत कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1944 को हुआ था। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका लेखक बतलाता है कि अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर ये किसका है? श्रीनिवास दास जी की रचना है और ये पूछा भी गया है। बातचीत करने का हुनर किसके पास है? तो बातचीत करने का हुनर आपने पढ़ा है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर काफी ज्यादा पाया जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? शक्ति है वाक शक्ति, अर्थात बोलने की शक्ति अगर हम में नहीं होती तो पूरी सृष्टि ही गूंगी बहरी होती। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावती बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा है, बेड़ी संहार ये भी है, मेघदूतम रचना ये कालिदास जी की रचना है और ये बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित बातचीत ये एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है? तो मैला आंचल ये भी नहीं है, गोदान ये भी नहीं है, ये दोनों जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास ये भट्ट जी द्वारा रचित है। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ये तो हुए जो बातचीत नामक पाठ से महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते थे वो सारे प्रश्न इसमें शामिल है। इससे बाहर से कहीं से भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं कि जो 2 नंबर का आपका प्रश्न आता है 50 शब्दों में लिखना होता है वो कौन कौन से प्रश्न इस पाठ से इम्पोर्टेंट है। तो पहला है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? तो बेन जॉनसन और एडिसन का जो विचार है वो जैसे बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन महोदय का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये दोनों के विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जी के विचार है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बोलने की वह कला जो सहज हो किंतु सुनने में कान को सुख मिले, बातचीत करने वालों को रस मिले तथा एक दूसरे की चतुराई योग्यता एवं दक्षता का पता चल जाए, तो इसी को जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। जिन बातचीत में ये बातें रहती हैं उसी को बातचीत की कला कहा जा सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? पूरी दुनिया गूंगी और बहरी होती, क्योंकि ना तो कोई बोलता ना तो कोई सुनता, तो ना सुनने वाला ना बोलने वाला गूंगा और बहरा होता है। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें जो बोलने की क्षमता मिली है उसके कारण हम अपने अंदर के भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो वो शक्ति जो प्रकृति द्वारा हमें मिली है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, अर्थात हमारे अंदर जो भाव उठते हैं उन भावों को हम दूसरे के सामने या सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की सबसे अनमोल कृति है। अर्थात ये बोलने की क्षमता हमें ईश्वर द्वारा जो प्रदान की गई है ये सबसे अनमोल कृति है। ये अन्य जानवरों में इस प्रकार से बोलने की क्षमता नहीं है जैसा मनुष्य में है। यदि हमें उस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। अर्थात अगर हम बोल नहीं पाते, अपने अंदर के भावों को दूसरे के सामने इतना खुल करके इतना भाव से प्रकट नहीं कर पाते तो हम सब भी जानवरों के जैसे ही होते। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं कर पाते। अगर हमें बोलने की क्षमता नहीं होती तो जो इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख मिलता है दुख मिलता है उसकी जो हम अभिव्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं वैसा हम नहीं कर पाते, तो दूसरे लोग उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है?
तो लेखक का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, लेकिन बातचीत का उत्तम तरीका जो है वो अवाक होकर बातचीत करने में है। अर्थात अगर हम किसी से बातचीत ना करें, चुप रहें और सिर्फ अपने आप से बात करें, अपने अंतरात्मा से बात करें, तो इस बातचीत को लेखक जो है सबसे उत्तम तरीके की बातचीत मानता है। इस तरीके से आदमी अपने मन की बात कहेगा और अपनी दृष्टि से संसार को भी देखेगा। उसे अपनी जीभ और वृत्तियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता आ जाएगी। किसी से शत्रुता नहीं रहेगी। अवाक रहकर अपने आप से बातचीत लेखक के अनुसार परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। लेखक का कहना है, अगर हम अपने आप से बातचीत करते हैं तो हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगी। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहेंगे, तो फिर सारे लोगों से हमारा समान व्यवहार रहेगा। यहाँ तक समान व्यवहार रहेगा कि अगर कोई शत्रु भी हमारे सामने आता है तो हम उससे अवाक रहकर उसके सामने आते हैं तो वो भी शत्रु हमारा मित्र बन जाता है। ऐसा लेखक का कहना है। बातचीत और व्याख्यान स्पीच में क्या अंतर है? तो बातचीत अनौपचारिक तथा मन को रमाने वाली होती है। स्पीच में वक्ता का उद्देश्य श्रोता पर प्रभाव डालना होता है। वह अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने में दक्षता, वाक कला तथा ज्ञान तीनों का उपयोग करता है। वह कृत्रिम भी हो सकता है, लेकिन बातचीत सदा सहज होती है। तो लेखक प्रश्न के माध्यम से कहता है कि असल बातचीत या स्पीच में क्या अंतर है? तो बातचीत हमेशा सरल भाव से होता है, सहज भाव से होता है, उसमें कृत्रिमता नहीं होती है। लेकिन जो व्याख्यान होता है, स्पीच होता है, उसमें पूरी कृत्रिमता होती है। उसमें हम सब अपना किसी चीज में बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज को कम करके प्रकट कर सकते हैं और इसका उद्देश्य होता है सामने वाले का अर्थात श्रोता के ऊपर अपना प्रभाव जमाना। बातचीत से हमें क्या मिलता है? तो बातचीत से हमें मन में जमा मवाद या गुबार भाप बनकर निकल जाता है। चित्त हल्का हो जाता है। एक खास तरह का मजा आता है जो मन को संतोष और सुख प्रदान करता है। तो लेखक कहता है कि बातचीत से जो हमारे मन में मवाद या गुबार का भाव जमा रहता है वो निकल जाता है। चित्त हल्का हो जाता है और एक खास तरह का सुख की अनुभूति होती है और मन को संतोष और मजा आता है। दो हम सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? तो लेखक कहता है दो हम सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, यानी हम उम्र सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है तथा अपनेपन की स्थिति होती है। जैसा कि हम सिपाही की माँ की कहानी में पाते हैं कि दो हमजोली सहेलियां कैसे अपने अपने मन के भावों को खुल करके बिना किसी संकोच के एक दूसरे के सामने व्यक्त करती है। तो इस तरह से दो हमजोली सहेलियों की बातचीत होती है। बातचीत शीर्षक पाठ में दो बुढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या होता है? तो लेखक कहता है कि दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटियों या बेटों की गिला शिकवा होगी। अब देखते हैं कि व्याख्या से संबंधित इस पाठ में कौन कौन से पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। तो पहली है जो अक्सर पूछी जाती है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये बेन जॉनसन जी की लाइन है। तो उन्होंने कहा था, तो इसको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से गृहीत है। अर्थात ये बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई हैं और बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखी गई हैं। तो इसको दो चीजों को इसमें आपको बताना होता है सप्रसंग व्याख्या में कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं और आपके किस पाठ से ली गई हैं। ये दोनों आपको बतानी होती है और इसके संदर्भ में बताई जाती है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है और ये भी बताना होता है कि ये किस प्रसंग में ये बातें कही गई हैं, अर्थात ऐसी कौन सी घटना हुई जिस घटना के बाद ये बात निकल करके आई है। तो ये बातें भी बतानी होती हैं जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। तो लेखक कहता है कि इस निबंध के माध्यम से कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर आनंद उठाते हैं। तो लेखक समान बात करता है बातचीत के संबंध में कि जब भी लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो जो है आपस में बातचीत करके अपने मन को तृप्त करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। परंतु व्यक्ति जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। तो लेखक कहता है कि बातचीत करते करते जब लोग एग्रेसिव हो जाते हैं या वाचाल हो जाते हैं, अधिक बातचीत करने लगते हैं, अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं, तो फिर वो बातचीत करने का एक दोष है, अर्थात वो व्यक्तित्व का दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। तो लेखक कहता है जब हम अपनी बातचीत को बड़े संजीदगी से और सलीके से सामने वाले के सामने रखते हैं तो वो हमारी बातचीत का गुण है या हमारे व्यक्तित्व का गुण है और उसी का पता देता है, अर्थात हमारे गुण को के बारे में बताता है।
मनुष्य के मूक रहने के कारण उसकी चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। तो लेखक कहता है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता। बोलने से ही उसके अंदर छिपे भाव का पता चलता है कि वो कैसा है और किस प्रकार के विचार रखता है। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। तो लेखक कहता है जब तक वो नहीं बोलता है तब तक उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता, दूसरे के बारे में उसके भाव क्या है, विचार क्या है, नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही वो बोलता है उसके गुण या दोष प्रकट हो जाते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी शिकायत, किसी की अच्छाई या किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। जैसा कि बेन जॉनसन महोदय कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, उसकी पहचान सामने आती है। अर्थात उसका गुण दोष जब आ जाता है तो उसकी पहचान सामने आ जाती है कि वो कैसा व्यक्ति है। जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। तो लेखक कहता है कि जिस प्रकार से खाने पीने, पहनने ओढ़ने, चलने फिरने की जरूरत होती है हमारे शरीर को, उसी प्रकार से बातचीत करने की भी जरूरत होती है। इसके माध्यम से हमारे अंदर जो कुछ भी भाव, धुआं, मवाद या अंदर के जो भाव जमा रहते हैं जिसको हम दूसरे के सामने प्रकट करके सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसी चीजें बाहर भाप बनकर निकल जाती हैं और चित्त को बहुत सुख मिलता है, शांति मिलता है। दूसरी व्याख्या जो ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस पाठ से, वो है हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो लेखक कहता है कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, अर्थात वो पल पल बदलती रहती है। संसार में जो भी चीजें होती हैं उसको हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। तो व्याख्या इसको इस प्रकार से लिखनी है। प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से ग्रहित हैं। इस पंक्ति में भट्ट जी ने मन की भीतरी वृत्तियों की विशेषता का वर्णन किया है। वही वृत्तियां कि हमारी जो मनोवृत्ति है अर्थात हमारा जो मन है वो सामने वाले की जैसे ही क्रियाकलाप देखता है उसी प्रकार से वो सोचता है, उसी प्रकार से बोलने के लिए या कार्य करने के लिए अपने मन को कहता है, शरीर को कहता है। मन दर्पण की तरह से ही ग्रहणशील है। तो लेखक कहता है हमारा मन जो होता है दर्पण के समान होता है। जैसे दर्पण के सामने जो भी रख दो उसका वैसा ही प्रतिबिंब बन जाता है। वह अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल का भेद नहीं करता। वैसे ही मन उस प्रपंच पूर्ण संसार के लोगों का जैसा जैसा व्यवहार देखता है वैसा वैसा ही ग्रहण करता चलता है। अर्थात संसार में जैसी जैसी चीजों को हम देखते हैं वैसी वैसी चीजों को मनुष्य ग्रहण करते हुए चलता है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार को निर्धारित करता है। इससे व्यक्ति को संसार के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, लोगों के असली नकली व्यवहारों का ज्ञान हो जाता है। तो लेखक कहता है जिस तरह से दर्पण के सामने कोई भी चीज जाती है तो उसका सेम टू सेम चीज वो दिखाता है, उसी तरह से हमारा मन भी इस संसार में जो जो घटनाएं होती हैं जो हमारे सामने आती हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करते चलता है, उसी तरह से महसूस करता है और संसार और उसके लोगों से के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर लेता है। और व्यक्ति सामने वाले के व्यवहार के आधार पर उससे बातचीत करता है, व्यक्ति प्रपंच का शिकार होने से बच जाता है। लेखक कहता है कि वो बातचीत के जरिए उसको जीवन में और संसार में लोगों के कार्य को देख करके उससे संबंधित जो प्रपंच होता है उस प्रपंच का शिकार बनने से बच जाता है, क्योंकि वो उसका मन को उससे दूर रहने के लिए कहता है। मन की वृत्तियों के बदलते ही रंगों के साथ साथ संसार में घटित सारे व्यापारों का सही अनुभव कर पाना कठिन नहीं है। तो लेखक कहता है कि हमारी मन की वृत्तियां या हमारी प्रवृत्तियां बदलते रंगों के साथ संसार में घटित सारे व्यापारों का सही सही अनुभव कर पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। अर्थात जो संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं हम उसको देखते हैं, हमारा जो मन है उन बातों को वास्तविक रूप से समझ जाता है और ऐसा अनुभव करना कोई कठिन काम नहीं है, ऐसा लेखक कहता है। अब आइए देखते हैं कि कुछ और साप्रसंग व्याख्या से संबंधित बिंदु हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। चित हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है और इसमें इसको इसी प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां बातचीत नामक निबंध से ली गई हैं और इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरी लाइन है, एडिसन का मत है
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। तो एडिसन महोदय ने जैसा कि कहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। अगर दो से तीन व्यक्ति हुए तो दो व्यक्ति आपस में अपने अंदर के भावों को, अपने विचारों को खुल करके नहीं रखते। जो तीसरी लाइन पूछी जा सकती है वो है जी, एक ऐसा चबनीस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनीस्तान की शहर में क्या कम दिल बहलाव है। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बातचीत से लिया गया है। और चमनीस्तान मीन्स बगीचा होता है, और जैसे हमारा मन जो होता है वो किसी बगीचे से कम नहीं होता है। इसीलिए हम सब विभिन्न प्रकार की घटनाओं को मन में सोचते हैं और आनंदित होते हैं या दुखी होते हैं। तो इसीलिए लेखक कहता है कि हमारा जो मन है, हमारा जी है अर्थात मन है, वो किसी बगीचे से कम नहीं है। और ऐसा बगीचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के बेल बूटे अर्थात फूल खिले हुए हैं। ऐसे चमनीस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। अर्थात जब हम अवाक होकर अपने आप से बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में एक बगीचे की तरह से, जैसे उसमें विभिन्न फूल होते हैं, वैसे विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हम महसूस कर सकते हैं। सोच करके अपनी बातों को अपने मन में ला करके हम दुखी भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, और खिलखिला करके हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, और गंभीर भी हो सकते हैं। इसीलिए लेखक कहता है कि विभिन्न प्रकार के बेल बूटे हमारे बगीचे में खिले हुए हैं अर्थात मन में रहते हैं, और जैसी अनुभूति करना चाहें वैसी अनुभूति हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास अपने बस में कर डाला। तो लेखक कहता है कि अगर हम अपनी जिह्वा को बस में कर लेते हैं अर्थात हम अपने बोलने पर नियंत्रण कर लेते हैं कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, तो फिर या नहीं बोलते हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति क्रोध से धधक रहा है और अगर उसके सामने हम जाते हैं तो वो भी, उसका क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, और वो भी शांत होकर के उसका जो गुस्सा है खत्म हो जाता है, और हमारे प्रति जो उसका विद्वेष है वो भी कम हो जाता है। इस प्रकार हम उसे अपने बस में कर लेते हैं। तो अवाक रहकर बातचीत करने में या अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखने में ये काम आसानी से हो जाता है, जिसकी चर्चा लेखक अवाक रहकर बातचीत करने के लिए कहता है। और लेखक कहता है कि अवाक रहकर बातचीत करने का जो तरीका है वो किसी एक दिन के साधने से नहीं होता है। इसके लिए लंबे प्रयास की, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमें कोई कुछ भी बोलता है हम सभी को, तो हम सब तुरंत उसका जवाब देते हैं, लेकिन जब अवाक रह करके बातचीत करने का आपको तरीका आ जाएगा तो कोई कुछ भी बोलेगा हम सब बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। तो इस तरह से लेखक ने बातचीत नामक पाठ में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आगामी परीक्षा में आ सकता है, वो सारी बातें हमने आपको बताई और उससे संबंधित सलूशन भी बताया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।